तमाम तरह के ऐसे क्रियाकलाप जिसके आधार पर लोगों को कहने का मौका मिला कि वैज्ञानिक धर्म भारत का वह एक अवैज्ञानिक प्रचारित करने का मौका मिल गया पाश्चात्य दार्शनिकों को, जबकि मूल में हमारी भारतीय संस्कृति और धर्म में व्यवस्था नहीं थी। तो उनको लगता है कहीं हम पुनः उसी का रिवाइवल तो नहीं कर रहे हैं भारतीय ज्ञान परंपरा को। तो एक प्रश्न उठता है कि प्लीज डिफाइन एंशिएंट विजडम, कि भारतीय ज्ञान परंपरा क्या है और भारतीय ज्ञान परंपरा को किस रूप में आप करेंगे। तो मैं जो भारतीय ज्ञान परंपरा मानता हूं, हमारे मध्य में बहन अंजलि जी भी उपस्थित हैं जो वैदिक मूल्यों की एक प्रमुख प्रवक्ता हैं। वेदों, उपनिषदों, षड्दर्शनों, बौद्ध दर्शन, जैन दर्शन, अगर पूरे या स्मृति ग्रंथों के समस्त मूल्य बोधों को एक जगह एकत्रित कर लीजिए और जितने भी मॉडर्न वैल्यूज की बात करते हैं, फ्रेंच रेवोल्यूशन से लेकर, रशियन रेवोल्यूशन से लेकर, अमेरिकन रेवोल्यूशन से लेकर, यूएन के चार्टर से लेकर, अगर आप उसको मिलान करोगे तो भारत की जो प्राचीन मूल्य बोध रहे हैं उनके आगे ये आधुनिक तथाकथित मानवतावादी मूल्यबोध बौने साबित होंगे। अगर आप इक्वलिटी की बात करते हैं, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी, लिबर्टी, तीन बड़े नारे दिए जाते हैं लिबरल ह्यूमनिज्म के नाम पर वेस्टर्न फिलॉसफी में। इक्वलिटी, इससे अधिक इक्वलिटी कहां हो सकती है कि यजुर्वेद में कहा गया सकल विश्व एक नीडम, ईशोपनिषद में कहा ईशावास्यविदम सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत, यत्र सर्वाणि भूतानि आत्मनि एव अनुपश्यति। जहां पर मनुष्य के बीच ही समानता नहीं बल्कि सभी जीव जंतुओं, चेतन अचेतन घटकों, पदार्थों, ग्रहों, नक्षत्रों, सौरमंडलों, निहारिकाओं, आकाश गंगाओं, समूचे ब्रह्मांड के समस्त अवयवों के मध्य जहां पर समानता की बात हो, यह समानता उस समानता से अधिक उदात्त है कि नहीं? क्योंकि वो सिर्फ मनुष्य के अंदर की बात कर रहा है। ये पृथ्वी सिर्फ मनुष्यों की नहीं है, हमारी आपकी नहीं है सिर्फ। ये सबसे बड़ी भूल हुई है दार्शनिक स्तर पर। पाश्चात्य दार्शनिकों ने जो एक माहौल पैदा किया, ये पृथ्वी भोगने के लिए है, इसके पदार्थों का उपभोग करके समृद्धि के लिए है। हमारी संस्कृति थी कि माता भूमि पुत्रो हम पृथिव्या, हमने इसको मां माना, प्रकृति को। इसको दोहन करने के लिए हमने नहीं माना इसको। जितना जी सकते हो तेन तक तेन भुंजी था, इस धारणा के तहत हमारी संस्कृति रही कि न्यूनतम जीने के लिए बिना ओनरशिप मानते हुए, जो भी कृतज्ञ भाव से न्यूनतम अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जितनी जरूरत हो उतनी प्रकृति से ग्रहण करो, यह भारतीय मूल्यबोध की समानता रही। इस तरह से एक एक शब्दों पर जाएंगे बहुत वक्त लग जाएगा, समय, लेकिन मैं आपको एक भाव दे रहा हूं कि हमारे जो मूल्यबोध हैं आज पूरी दुनिया को उसकी जरूरत है। आज अगर युद्ध की विभीषिका है, अगर आतंकवाद है, या अगर क्लाइमेट चेंज का खतरा है, ग्लोबल वार्मिंग का खतरा है, पारिस्थितिकी असंतुलन का खतरा है, आर्थिक विषमताओं का खतरा है, भौगोलिक क्षेत्रीय विषमताओं का खतरा है, भाषाई आधार पर भेद का खतरा है, ये सारे खतरे तभी समाप्त हो सकते हैं जब मानव प्रजाति तभी सफल हो सकती है जब भारत के उन प्राचीन मूल्यबोधों को आधुनिक जीवन शैली के अनुरूप ढालते हुए बच्चों का शिल्पन किया जाए, नर्चरिंग किया जाए। तो उन मूल्यबोधों को केंद्र में रख करके हमारे एनसीएफ की जो दक्षता है उसको ध्यान में रखते हुए हमने पाठों को, अभ्यासों को इस तरह तैयार किया है कि वह मूल्यबोध बच्चे के अवचेतन में अपने आप स्थित हो जाए। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि जैसे हम बड़े लोग बैठते हैं और बहुत अच्छी अच्छी बातें होती हैं,
मेरे ख्याल से बहन अंजलि भी राम कथा से राष्ट्र कथा कई दिनों से कर रही होंगी और बहुत अच्छी बातें उनके अमृत वर्षा कर रही होंगी। लोग हम जो बड़े लोग सुनते हैं उस समय तो बहुत प्रभावित होते हैं अपने कॉन्शियस माइंड से, लेकिन जैसे ही ये पंडाल छोड़ते हैं फिर हमारा अवचेतन हमारे पर हावी हो जाता है और वो हमारे जिंदगी को संचालित करता है, हमारा अवचेतन। तो एक तरह से हम बौद्धिक, नैतिक, आध्यात्मिक मनोरंजन तो कर लेते हैं, लेकिन क्रियात्मक आचरण में लाने का एकमात्र माध्यम है शिक्षा व्यवस्था। एक रिसर्च है उन्हीं विद्वानों की जो विद्वान एक डिग्री लिए हुए हैं, सर्टिफिकेट लिए हुए हैं कि जो वो कहेंगे वही सही है। मैं उन्हीं की बात को उदाहरण देख कह रहा हूं। वो कहते हैं बायोफिजिस्ट, बायोलॉजी और फिजिक्स दोनों के जो वैज्ञानिक होते हैं उनको कहते हैं बायोफिजिक्स। इत्तेफाक से मैं भी फिजिक्स से ही पोस्ट ग्रेजुएट हूं और न्यूक्लियर फिजिक्स में डॉक्टरेट है मेरी। तो मैंने उनको जब देखा उन रिसर्च को, तो उसमें उन्होंने लिखा है कि प्रत्येक बच्चा या प्रत्येक मनुष्य या प्रत्येक चेतन is a oscillating wave between two opposite poles. Every particle in the cosmos is an oscillating wave. ब्रह्मांड में प्रत्येक कण दो ध्रुवों के मध्य नृत्य करती ऊर्जा है। जो हम ठोस दिखते हैं ये आभासी है। अब आपको वेदांत दर्शन याद आ रहा होगा। ये हम आप जो शरीर दिख रही है ना, ये आभासी है। मूलतः हम ऊर्जा संघात हैं। और हम ठोस क्यों दिखते हैं? जब वो जो ऊर्जा का जो प्रवाह है उसकी जो एक वेव पैटर्न बनती है, उस वेव पैटर्न में जब कहीं विकृति और विपथन आता है तो वहां उन तरंगों के समूह के रूप में एक ठोस पदार्थ का उदय हो जाता है। तो चाहे वो ग्रह हो, चाहे सौरमंडल हो, चाहे जानवर हो, चाहे पर्वत हो, चाहे हम हो, चाहे पशु हो, सब ऊर्जा संघातों के तरंग पद्धति के विपथन के परिणाम है। ये फिजिक्स कहती है, बायोफिजिक्स कहती है। और वो कहते हैं कि जो बच्चा अलग अलग हार्ट फ्रीक्वेंसी का एक एनर्जी फील्ड होता है, तो 4 साल की उम्र तक वो होता है अल्फा, 4 से 8 साल की उम्र में होता है थीटा, 8 से 12 साल में उन्होंने कहा ये होता है बीटा, और 12 से 16 में होता है गामा। इस रूप में उन्होंने एनर्जी फील्ड के रूप में बच्चों का अध्ययन किया और कहा कि जो बच्चे इस उम्र वाले होते हैं, अल्फा, थीटा, बीटा, गामा वाले, इनके दिमाग की जो प्रोसेसिंग होती है इंफॉर्मेशन की, वो 1 सेकंड में 20 लाख होती है। और जब 16 के ऊपर बढ़ता है, जब मैच्योर, हम कहते हैं ना कि बच्चा बड़ा स्वस्थ हो रहा है, मस्तिष्क तेज हो रहा है, कॉन्शियस माइंड बनना शुरू होता है। और कॉन्शियस माइंड के प्रोसेस करने की स्पीड बता रहा हूं, आप हैरत में आ जाएंगे। कॉन्शियस माइंड 1 सेकंड में सिर्फ 40 सूचना करता है प्रोसेस, और वो कितना करता है? 20 लाख। आप सोचिए, अब जैसे कहते हैं ना कि छोटे बच्चा है, ये तो अभी क्या जानता है, क्या समझता है। अभिमन्यु की कथा को भी हम नकार देते हैं। अब बायोफिजिक्स कहती है कि बच्चा जब गर्भ में होता है तब भी इन्वायरमेंटल सिग्नल रिसीव करता है और उसका सबकॉन्शियस माइंड बनना शुरू हो जाता है। और शुरू ही नहीं होता, सबसे तीव्र गति उसी समय होती है। इसका मतलब क्या हुआ कि स्कूली एजुकेशन में उसके अवचेतन में जो सॉफ्टवेयर वैल्यूज का बन गया, जो एल्गोरिदम बन गया, अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट की भाषा में हम कहें तो जो 16 साल तक एल्गोरिदम फीड हो गया, उसी से रोबोट काम करेगा आपका। ये जो रोबोट है ना हमारा, आपकी शरीर, ये उसी एल्गोरिदम पर काम करेगा।
जो डेटा फीड हुआ उसका प्रोसेस करके सबकॉन्शियस के प्रकोष्ठ में बैठ गया और वही बाद में उछल उछल कर आपसे ड्राइव करेगा आपकी लाइफ की पूरी जिंदगी को, पूरी जिंदगी की सारी घटनाओं को। इसीलिए आपने देखा होगा कि बड़े बड़े सैद्धांतिक सात्विक प्रवचन करने वाले लोग, चूंकि उनका वो चेतन सही नहीं बना रहा होगा, सेकंड्स में ऐसा फिसल जाते हैं कि वर्षों जेल में रहते हैं। उनका दोष नहीं है, मैं उन पर कोई व्यंग नहीं कर रहा हूं, मैं आपको परिस्थिति बता रहा हूं। बड़े से बड़े तार्किक लोग, बड़े से बड़े तथाकथित बुद्धिमान लोग जिनका कॉन्शियस माइंड बहुत अच्छा है, वो ऐसे ऐसे अचानक आकस्मिक व्यवहार कर देते हैं कि लोगों को विश्वास ही नहीं होता कि अच्छा ऐसा ये भी कर सकते हैं क्या। तो ऐसा ये भी कौन कराता है, एल्गोरिदम। तो इसलिए अगर स्कूली एजुकेशन में हम सावधान नहीं हुए और गर्भ से लेकर के 3 वर्ष तक मां के नेतृत्व में जो बच्चे का विधान होता है, हमने मातृवंदना नहीं की, अगर जो महेश भाई का मातृवंदना ट्रस्ट है, तो ये देश की वंदना के साथ साथ हमें मातृशक्ति की भी वंदना करनी होगी अगर हमें अगली पीढ़ी को सशक्त बनाना है। तो इजराइल करता है, 70-80 लाख की आबादी का देश, आसपास घिरे हुए करोड़ों आक्रांता लोगों के बीच में अपने ध्वज को फहराता रहता है। वो इसलिए करता है कि वो जैसे ही मां गर्भवती होती है इजराइल में, सारा समाज उसके लिए उठ खड़ा होता है। सरकार अगर वो सरकारी नौकरी में है वो, तो उसको छुट्टी दे देती है 9 महीने की, तुम जाओ घूमो, अच्छे प्रकृति के वातावरण में रहो, कोई काम पर बोझ मत रखो, किसी तरह के झगड़े उलाहने से ना करो। और 6 महीने पहले पति को भी छुट्टी दे देती है कि तुम भी जाओ भ्रमण करो इसके साथ, अच्छे अच्छे इसको खुश रखो, ताकि जब बच्चा हो तो अवसादग्रस्त ना हो, वो सौर्यशाली हो, वो दयानंद हो, वो शिवाजी हो, वो महाराणा हो, वो भगवान राम हो, कृष्ण हो। तभी होगा जब माताएं खुश रहेंगी। तो भारतीय शिक्षा बोर्ड में नारी सम्मान, श्रम सम्मान, वैदिक मूल्य, उपनिषदों के मूल्य, अगर आप देखिए, छोटा सा उदाहरण दे रहा हूं, थोड़ा समय ले रहा हूं आपका, लेकिन उदाहरण दे रहा हूं कि बार बार तो आपसे संवाद करने का मौका नहीं मिलेगा मुझे। पतंजलि का योग दर्शन देखिए, यम नियम, यम अगर देखिए, सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह, अस्ते, ब्रह्मचर्य। और जैन दर्शन का पंच महाव्रत, यही 5 तो है, इससे भिन्न क्या है। लेकिन पाश्चात्य लोगों ने जैन दर्शन को भी कहा हिंदू दर्शन नहीं है, सनातन दर्शन नहीं है। उन्होंने कह दिया कि बौद्ध दर्शन भी नहीं है हमारे दर्शन से, ये तो वेदों के विरोध में खड़ा हुआ है। बहुत सारे हमारे विद्वान भी भ्रमित हो जाते हैं इसमें। मैं उनसे कहता हूं कि आत्मा के प्रश्न पर अगर बुद्ध का कोई स्पष्ट विचार नहीं है, न हां न ना, तो उससे आप पूरे वैदिक वांग्मय से उनको काट नहीं सकते। बुद्ध कहते हैं कि दुख दूर करने का रास्ता क्या है? सम्यक संकल्प, सम्यक विचार, सम्यक वाणी, सम्यक कर्म, सम्यक व्यायाम, सम्यक आजीविका, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि। हमारे साथ स्वामी परमारदेव जी भी बैठे हैं, बहन अंजलि भी बैठी हैं, बताएं इसमें से कौन सा ऐसा विचार है जो वेद अनुकूल नहीं है? इसमें 8 में से कौन सा ऐसा है? और कहते हैं कि बौद्ध तो वेद विरोधी थे। फैला दिया गया भ्रम, हम लड़ने लगे आपस में। तो ये जो भ्रम पैदा किया गया मकाले की शिक्षा में, धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, नस्ल के आधार पर, भाषा के आधार पर, ये कहीं विराम लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए?
अंग्रेजों ने भाषा को क्यों महत्व दिया? हमारे ग्रियर्सन साहब ने बड़ा एहसान किया। लोग कहते हैं ग्रियर्सन साहब ने भारत की सभी भाषाओं का अध्ययन किया। मैंने उनकी पुस्तक पढ़ी। उन्होंने क्लासिफिकेशन कर दिया कि ये आर्य भाषा है, ये द्रविड़ भाषा है, ये आग्नेय भाषा है, ये तिब्बतन भाषा है, ये निग्रो भाषा है। भारत को 5 खंडों में विभाजित कर दिया और कह दिया कि द्रविड़ भाषा आर्यों से बिल्कुल भिन्न है। आर्य आए बाहर से और द्रविड़ सरस्वती सिंधु सिविलाइजेशन में थे, उनको धक्का मार करके दक्षिण भेज दिया और कत्लेआम कर दिया। इतिहास में भी लिख दिया उन्होंने। आज भी यही पढ़ाया जाता है कि आर्य बाहर से आए, इतने सालों के बाद भी, जबकि इतने ऐतिहासिक प्रमाण मिल चुके कि आर्य संस्कृति का विकास सरस्वती नदी के किनारे हुआ और वह सरस्वती नदी वैदिक नदी सूक्त में सतलज और यमुना के बीच दिखाई गई है क्रमबद्धता में, और जियोलॉजिकल सर्वे में भी आ गया कि वो हिमालय से पहले निकलकर कच्छ तक जाती थी, कुरुक्षेत्र और राजस्थान और गुजरात के क्षेत्रों से होते हुए, जो वर्तमान में पाकिस्तान में सिंध है उससे होते हुए वही नदी है। लेकिन वो टेक्टोनिक डिस्टरबेंस की वजह से जो स्रोत था वो थोड़ा खिसक गया दाहिने, और यमुना का जो स्रोत था उसके पास हो गया, इसलिए नदी पेरिनियल न हो करके रेनफेड हो गई। लेकिन हमारे ही विद्वान जो अंग्रेजों के नव गुलाम हैं वो कहते हैं कि ये तो जो हेलमंड नदी थी, जो कि फारसी में स को ह कहते हैं, तो जो हेलमंड नदी है अफगानिस्तान ईरान के बॉर्डर पर, वो नदी है सरस्वती, वहां आर्य विकसित हुए थे। उस हमारे तमाम नए शोधों को जो आर्यों को भारत के मूल बताते हैं उनको नकार दिया। आप पूछेंगे कि गुजरात कैसे बना? जिन लोगों ने इतिहास पढ़ा होगा, अंग्रेजों का इतिहास जिसको हम नकल करते चले आ रहे हैं, तो लिखे क्या है कि हूण आए, उसकी एक सब ट्राइब थी गुजर, और उसकी वजह से गुजरों की वजह से गुजरात बन गया। कहीं भी उन्होंने रिलेट नहीं किया कि भाई सरस्वती सिंधु सिविलाइजेशन और आर्यों की संस्कृति का एक पुरातन पुनीत स्थल रहा है गुजरात। उनकी आंख नहीं खुली। लोथल, ओलिविरा, गोलावोरो, इन जगहों के भी सुसंस्कृत नगरीय व्यवस्था के 4-4 हजार साल पहले मिले हुए आर्कियोलॉजिकल एविडेंस को भी नहीं मान रहे, और बताते हैं कि हूणों ने जो आक्रमण किया उससे गुजरात बन गया। मतलब आपके अस्तित्व को हिला दिया। अब अपना सोचिए कि आपका अस्तित्व तो कहीं वहां है मंगोल के पास, आप तो यहां के हैं ही नहीं, नर्मदा के आप तो है ही नहीं यहां इस भारत के। अंग्रेजों ने क्यों किया है? अपने को जस्टिफाई करने के लिए कि जितने भी उस समय स्वतंत्रता आंदोलन में थे, जो जिस क्षेत्र के थे उसी के क्षेत्र को उन्होंने टारगेट किया, ये बताने के लिए कि आम जनता को कहें कि ये आदिवासी ही सिर्फ यहाँ के मूल थे, ये खुद बाहर ही थे, जब ये राज कर लिए तो हम भी बाहर से आके राज कर रहे हैं, तो क्या बुरा कर रहे हैं। ये भाव व्यक्त करने के लिए कर दिया। संस्कृत मूल से सभी भाषाएं भारत की हैं, ये पूरे पाश्चात्य विद्वान कहने लगे। विल्डुरा एक बहुत बड़ा थिंकर है अमेरिका का, वो कहता है कि संस्कृत ही पूरे विश्व की भाषाओं की जननी है, भारत की नहीं, विश्व की। वो कहता है भारत की संस्कृति ही पूरे विश्व की सभ्यताओं की जननी है। कहता है कि लोकतंत्र की अवधारणा भी वेदों के सभा समितियों की अवधारणा से आई। वो कहता है कि क्रिश्चियनिटी की करुणा भी बुद्ध की करुणा से आई। लेकिन हमारे भारतीय लोग मानने को तैयार नहीं है, जो तथाकथित बड़े विद्वान हैं भारत के। वो कहते हैं होगा पाश्चात्य लोग मान रहे हैं, हम तो नहीं मान रहे हैं। हम तो वही मानेंगे जो स्मिथ मिल और ग्रेडसन कह गए 200 साल पहले। हम उस गुलामी की निशान को, विरासत को, वैचारिक गुलामी को हमने स्वीकार कर लिया है, हमारा स्वभाव हो गया है।
उस स्वभाव में बदलाव नहीं चाहते। और जो बदलना चाहता है उसमें एक ऐसा वर्ग है कि ऐसी भावनात्मक बातें करेगा जिसमें कोई तथ्य ही नहीं होगा। तो जो नया युवा है वो प्रश्न करेगा कि ये बताओ, कर्नाटक की किताब का अक्सर मैं उदाहरण देता हूं, आ गया कि एक बड़े स्वतंत्रता संग्राम के एक महानायक को, जो वास्तव में उनका बहुत बड़ा योगदान था, उनके बारे में लिख दिया कि अंडमान निकोबार जेल में जब थे तो तितली बन करके आकर के अपने लोगों को स्वतंत्रता आंदोलन के लिए संदेश देते थे। अब बताइए कौन सा युवा मानेगा साइंटिफिक वर्ड का? कौन मानेगा इस बात को? तो अगर आप भारत की बात करते हैं, भारतीय ज्ञान परंपरा की बात करते हैं, तो आपको भी एक मर्यादा रखनी पड़ेगी कि जो आधुनिक विज्ञान, आधुनिक तर्क, आधुनिक विमर्श की दुनिया में जितना स्वीकार्य हो, जो तथ्यपरक हो, साक्ष्यपरक हो और आधुनिक जीवन शैली के लिए आवश्यक हो, उस मूल्यबोध के साथ उस कथानक को दीजिए। ये फिल्टरिंग करना पड़ेगा और भारतीय शिक्षा बोर्ड में हम यही कर रहे हैं। हम आंख मूंद करके किसी ज्ञान परंपरा को नहीं रख रहे हैं। जैसे कि उदाहरण में दे रहा था कि जब गौतम ऋषि के पास सत्यकाम जाते हैं तो वो पूछते हैं कि भाई तुम किस वर्ण के हो? तो अपनी मां के पास जाता है, वो जाबाली के पास। जाबाली से पूछते हैं कि मेरी मां से बताओ कि मेरा पिता कौन है। अगर हम हूबहू उपनिषदों की नकल पढ़ा दें तो उसमें तो लिखा है कि जाबाली ने कहा कि मैं तो सेविका रही हूं और मैं जगह जगह सेवाएं देती रही हूं, किसके माध्यम से तुम गर्भ में आए मुझे नहीं पता। अगर हम हूबहू भारतीय ज्ञान परंपरा के नाम पर इस पर डाल दें तो क्या न्याय करेंगे हम? लेकिन वहीं पर जब वो जाकर के वापस सत्य बोलते हैं, सत्यकाम, तब वो ऋषि कहते हैं कि मैं तुम्हें दीक्षा दूंगा क्योंकि जो सत्य बोलता है वही ब्राह्मण हो सकता है। अब ये मूल्यबोध मेल खाता है। चातुर्वर्ण में सृष्टे गुण कर्म विभागशः, गीता में जो कहा कृष्ण ने, उसका एक व्यवहारिक उदाहरण है। ऐसे अनेक पंचतंत्र में आंख मूंद करके लोग कहेंगे, आप देखेंगे ना बहुत सारे प्राइवेट पब्लिशर्स, और कहेंगे मैंने पंचतंत्र की कहानी रख दिया। उनसे पूछिए कि तुमने पंचतंत्र और हितोपदेश पूरा पढ़ा है क्या? अगर पढ़ा होता तो आंख मूंद के नहीं कहते कि पंचतंत्र की सारी कहानियां आज की तारीख में पढ़ाने लायक है, क्योंकि उसमें 40% ऐसी कहानियां हैं जो महिलाओं के लिए अपमानजनक हैं। उस मूल्यबोध को हम नहीं पढ़ा सकते। हमें उनमें भी फिल्टर करना होगा कि ऐसे कौन से वैल्यूज हैं जो मॉडर्न लाइफ स्किल और मॉडर्न सोसाइटी के लिए, कंटेम्परेरी एम्पावरमेंट के लिए जरूरी है। हम विमेन एम्पावरमेंट के साथ कोई समझौता नहीं कर सकते। हम प्रोफेशनलिज्म के साथ कोई समझौता नहीं कर सकते। हम श्रम विभाजन के महत्व के साथ कोई समझौता नहीं कर सकते। हम श्रम की महत्ता के साथ कोई समझौता नहीं कर सकते। हम मानवीय मूल्यों के साथ कोई समझौता नहीं कर सकते। हम वैश्विक पर्यावरणीय पारिस्थितिकी संतुलन के साथ कोई समझौता नहीं कर सकते। उस तरह के जितने भाव आते हों भारतीय ज्ञान परंपरा में वो रखना है। अब विज्ञान की बात करेंगे। आप में से कुछ लोग फिजिक्स के होंगे। न्यूटन लॉ जब आता है, लॉ ऑफ इनर्शिया और न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, 9वीं में शुरू करते हैं पढ़ाना, एनसीईआरटी के दावों में भी होगा। कहीं भी उस न्यूटन लॉ के विषय में समय वैशेषिक दर्शन की चर्चा है क्या? कहीं नहीं। जबकि वैशेषिक दर्शन महर्षि कणाद का पूरी दुनिया में पदार्थ विज्ञान के विश्लेषण करने का पहला वैज्ञानिक ग्रंथ है, लेकिन उसकी कहीं 2 लाइन भी चर्चा नहीं है। टाइम स्पेस की बात न्यूटन करता है। न्यूटन भी फिजिक्स को कहां तक ले जाता है?
सिर्फ मैटर, टाइम एंड स्पेस। लेकिन वैशेषिक दर्शन जब पदार्थों की सब्सटेंसेस का वर्गीकरण करता है, क्लासिफिकेशन, तो उसमें 9 द्रव्य मानता है। उसमें पंच महाभूतों के साथ साथ आकाश, पृथ्वी, जलवायु, अग्नि के साथ साथ दिक् और काल। 2500 साल पहले सोचिए, जो न्यूटन कह रहा है 17वीं शताब्दी में, उस टाइम स्पेस को वैशेषिक दर्शन में पहले ही द्रव्य माना गया 2500 साल पहले। और उतना ही नहीं, उन्होंने एनर्जी को भी द्रव्य माना। किस रूप में? उन्होंने कहा 2 और हैं द्रव्य, वो है मानस और आत्मा। बिना उसके पदार्थों का निर्माण में पारस्परिक परमुटेशन, कॉम्बिनेशन से नए सब्सटेंस नहीं बन सकते। तो हम वैशेषिक दर्शन को भी न्यूटन लॉ, इनर्शिया पढ़ाते समय पढ़ाएंगे। आप कहते हैं ना कि एवरी एक्शन हैज इट्स ओन एंड इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। वैशेषिक सूत्र में कहा गया कार्य विरोधी कर्म। जो काम आप करते हैं उसका ठीक एक विरोधी कर्म खड़ा होता है। नोदन अभाव विशेष अभावात न ऊर्ध्वम न तिर्यक गमनम। जब तो कोई विशेष इंपल्स न दिया जाए तब तक किसी तरह कोई गति नहीं होती। यही तो है नियम न्यूटन का, जिसपे हम सब लोग कहते हैं कि साहब हमने तो 16वीं 17वीं शताब्दी में विज्ञान जाना। न्याय दर्शन, लोग कहते हैं भारत में तर्क था ही नहीं, तर्क तो शुरू हुआ सुकरात से। न्याय दर्शन का, और वो भी जब गंगेशोपाध्याय जी का जो नव्य न्याय है, उसकी जो मीमांसा के रूप में है, उसको आप पढ़ लें तो चाहे दुनिया के किसी भी उच्चतम न्यायालय में जो बहस होती हो, प्रक्रिया हो, सीपीसी पूरी, जो सीपीसी है आपका, जो अगर कोई अधिवक्ता होंगे उनके संदर्भ में जानते होंगे, सिविल कोड, न्याय दर्शन के ही सिद्धांतों पर पूर्णता आधारित है, पूर्णता। लेकिन उसकी चर्चा नहीं होती। हमें मान के चलते हैं, कहते हैं टेक्नोलॉजी कहां थी? अगर आपका सिद्धांत था तो टेक्नोलॉजी कहां थी? क्या धनुष बाण जो चलाते थे वो बिना गति का नियम जाने हुए जानते थे कि इतना पीछे खींचोगे, इतने कोण पर खींचोगे तभी तीर जाके लगेगी रावण को? बिना गति का नियम जानते हुए कहेंगे टेक्नोलॉजी नहीं थी। गांव में पहले कुएं से पानी निकालते थे, रहट से पानी की सिंचाई करते थे, वो टेक्नोलॉजी नहीं थी क्या?